हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग इस वीडियो से आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स करेंगे। मंथ बाय मंथ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग अप्रैल से शुरू कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नोटिफिकेशन अगस्त में आने वाला है एज पर द रूमर्स। तो अप्रैल से हम लोगों का बिल्कुल सही टाइम है एआरडी करंट अफेयर शुरू करने का। दो पार्ट में हम लोग अप्रैल करेंगे। पार्ट वन है, कोशिश करेंगे कि हर पार्ट में 15 से 18 के अप्रोक्सीमेटली करंट अफेयर्स हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जितना भी ज़रूरी है उस न्यूज़ से रिलेटेड वो सब कवर करने की कोशिश करें। एआरडी के सिलेबस की अगर बात करें तो ये हमारा एआरडी का सिलेबस है। मैंने सिर्फ यूनिट वाइज लिया है। जैसे सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज और रूरल डेवलपमेंट। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं मैंने उन करंट अफेयर्स को लिया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं 12 टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी कि MOEF-CC और WWF इंडिया दोनों ने मिलकर 20 ईयर्स हो गए दोनों ने कि अर्थ आवर मनाया गया और इस बार मध्य प्रदेश में मनाया गया। MOEF-CC होती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने WWF इंडिया जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया है, दोनों ने मिलके 20 साल पूरे करे अर्थ आवर के। पिछले 20 साल से अर्थ आवर मनाया जा रहा है। नेशन वाइड कॉल दी गई, गिव एन आवर फॉर अर्थ। ठीक है, और ये क्यों दिया गया? क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है ना, उसके अंदर हम लोग अर्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए अंडर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और लाइवलीहुड प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजेशन नोट आप देखो कि जो WWF इंडिया है 1969 में इसे फाउंड किया गया था। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल और सीईओ हैं इसके रवि सिंह जी। सिग्निफिकेंस क्या है अर्थ आवर का? कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है क्लाइमेट एक्शन में और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स के साथ लिंक किया जाता है अंडर EIACP। EIACP क्या है हमने ऊपर पढ़ा था, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम को भी इसके अंदर स्ट्रेंथन किया जाता है, एनवायरमेंट अवेयरनेस की जाती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अर्थ आवर कब मनाया जाता है। जो डेज वाला मेरा वीडियो है, अभी मैंने ये आप लोगों को ऑलरेडी करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है और डेज वाला एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा अभी कुछ दिनों में अप्रैल का। उसके अंदर ही आप लोगों को आ जाएगा अर्थ आवर के बारे में। भवसागरा रेफरल सेंटर बनाया गया है ना। भवसागरा रेफरल सेंटर जो है इसे डेजिग्नेट किया गया है नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना। भवसागरा रेफरल सेंटर को नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना डेजिग्नेट किया गया है। अब ये कहाँ पर है? ये है सेंटर फॉर मेरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी में। सेंटर फॉर मेरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, CMLRE, कहाँ पर? कोची में। तो कोची केरला में है सेंटर फॉर मेरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, जहां पर है भवसागर रेफरल सेंटर। तो उसको नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना बनाया गया है। इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज, ये जो डीप सी फौना का इसे बनाया गया है ये किया गया है अंडर द बायोलॉजी डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इससे होगा क्या? ये नेशनल फैसिलिटी बन जाएगा फॉर प्रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ऑन इंडियाज डीप सी बायोडाइवर्सिटी। देखो, एक तो समुद्र में हम लोग जो मछली वगैरह पढ़ते हैं ना नॉर्मली अपने कोस्ट के आसपास, अपने जो हमारा इकोनॉमिक जोन होता है उसके अंदर। एक होता है कि उसमें ज़्यादा डीप जाते हैं या फिर हाई सीज में जाते हैं। तो हाई सीज की स्पेसिफिक रिसर्च के लिए, हाई सीज के स्पेसिफिक प्रिजर्वेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये भवसागर से रेफरल सेंटर को बनाया गया है, नेशनल रिपोजिटरी। CMLRE की बात करें 1998 में ये इंस्टीट्यूट बना था, कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। हेड है इसके डॉक्टर RS महेश कुमार। जानने की ज़्यादा नीड नहीं है इसकी, बट फिर भी मैंने रेफरेंस के लिए दे दिया है। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इससे इंडिया की जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है, मेरीन बायोडाइवर्सिटी वो स्ट्रेंथन होगी, उसका कंजर्वेशन स्ट्रांग होगा, अच्छा कंजर्वेशन फ्रेमवर्क बनेगा और डीप ओशन रिसर्च आएगा अंडर ब्लू इकोनॉमी विजन। आंध्र प्रदेश ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम लॉन्च करी है हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स के लिए। अब ये डायरेक्टली तो देखो एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, बट हैंडलूम और पावरलूम जो है ये आपकी रूरल डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। 1 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने स्कीम लॉन्च करी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स के लिए, जिसका आउटले है 150 करोड़ रुपए। इसमें जो हैंडलूम वीवर्स होंगे उन्हें 200 यूनिट पर मंथ की फ्री पावर दी जाएगी और जो पावरलूम्स होंगे, पावरलूम ऑपरेटर्स, उन्हें 500 यूनिट पर मंथ। इसके अलावा 4,000 रुपए का मंथली पेंशन का बेनिफिट मिलेगा,
थ्रिफ्ट फंड सपोर्ट मिलेगा, मशीनरी सब्सिडी मिलेगी और यार्न पे रिबेट मिलेगा। तो जो इनपुट कॉस्ट है ना, जो लेबर इंटेंसिव रूरल इंडस्ट्री है, कि ये हैंडलूम, पावरलूम, ये रूरल इंडस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है। अर्बन का इतना ज़्यादा नहीं है, रूरल का आदि बहुत ज़्यादा है। तो उनको जो इनपुट कॉस्ट है, उनकी इनपुट कॉस्ट इसमें डायरेक्टली कम हो जाएगी और एक अच्छी कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी फॉर ट्रेडिशनल वीविंग क्लस्टर्स। ROSCTL स्कीम, ये स्कीम को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है। टेक्सटाइल का काफ़ी पार्ट हमारा वैसे तो अर्बन इंडस्ट्री का होता है ये, बट काफ़ी पार्ट, क्योंकि इसका जो रॉ प्रोडक्ट है कॉटन जो हमारा होता है वो तो हमारा रूरल का ही पार्ट है, इसलिए मैं इस न्यूज़ को यहाँ पे लेकर आया हूँ। डिटेल्ड में ये स्कीम वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने कवर कराया हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जो रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज स्कीम है, रॉसिटेल, उसको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड में अनसर्टेनिटी चल रही है, कहाँ चल रही है? वेस्टर्न एशिया के इश्यूज की वजह से, जो यूएस ईरान इजराइल वॉर चल रहा था। अभी आप जुलाई में देख रहे हो ना इसको, जुलाई अगस्त में, बट इमेजिन करो बैक इन अप्रैल, अप्रैल की न्यूज़ है ये। तो उस ग्लोबल डिमांड अनसर्टेनिटी की वजह से ये स्कीम लेकर आई गई थी। इससे क्या था? इससे एक कॉन्टिन्यूटी रही थी लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड सेमी अर्बन क्लस्टर्स, क्योंकि क्लस्टर्स तो उनके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ही है। तो वहां पे सर्टेनिटी बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट सर्टेनिटी मेंटेन रखने के लिए ये स्कीम को कंटिन्यू किया गया टिल 30 सितंबर 2026 तक, क्योंकि कंटिन्यूएशन इसका अभी भी इन फोर्स है, तो इसलिए ये हमें पढ़ना भी जरूरी है। फिशरी सेक्टर की एक न्यूज है कि 2015 से अब तक 39,272 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये तो फिशरीज तो आपकी डायरेक्टली यूनिट ही है, एक पूरी यूनिट है आप लोगों की, जो अभी मैंने करवाई नहीं है, उसको करवाऊंगा। तो इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है, इट हैज रिसीव्ड अ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 39,272 करोड़ रुपीस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2015। सेक्टर नियरली 30 मिलियन फिशर्स को और फिश फार्मर्स को सपोर्ट करता है एट द प्राइमरी लेवल, और ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट नंबर अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन। एंटायर वैल्यू चेन क्या है? प्राइमरी तो हमारे मछुआरे भाई बहन लोग हैं, जो लोग फिशेस पकड़ के लाते हैं। जब वो लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए उन्हें नाव चाहिए, दैट मीन्स नाव बनाने वालों को उसमें लूप में आ गए, नेट बनाने वाली इंडस्ट्रीज लूप में आ गई। फिर उसके बाद जब फिशरीज आई, तो एक तो आपका पूरा एक्सपोर्ट चेन है, दूसरा आपका विद इन द इंडिया या विद इन द कंट्री आप बात करो, तो मछली बेचने वाले हैं, उससे भी लोग पैसा कमा के अपना घर का पालन करते हैं। मछली को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, तो पूरा लॉजिस्टिक्स आ जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर लॉजिस्टिक्स है। तो पूरी वैल्यू चेन पे बात करो तो 30 मिलियन फिशर और फिश फार्मर्स तो प्राइमरी लेवल पे सपोर्ट किए जाते हैं, और ऑलमोस्ट 60 मिलियन के अराउंड एंटायर वैल्यू चेन में। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर हो गया है, जो कि 8% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है या कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया कंट्रीब्यूट्स अप टू 8% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन हमारा 141.64 लाख टन इंक्रीज हो गया है, मतलब हाँ, ये इतना था 2019-20 में, इससे बढ़कर हो गया है 197.75 लाख टन इन 2024-25। तो जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट आया है वो 7% है, दैट मीन्स हमारे जीडीपी से ज्यादा या ऑलमोस्ट जीडीपी के आसपास ही फिश प्रोडक्शन का रेट चल रहा है। ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ब्लू रेवोल्यूशन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, बाकी डिटेल में फिशरीज में करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अप्रैल मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स में कराया हुआ है, इसको आप लोग वहां पे रेफर कर सकते हैं डिटेल में। सो ये था हमारा फिशरी सेक्टर का। 39,272 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है 2015 से, और जो फिश प्रोडक्शन था 2019-20 में 141.64 लाख था, जो कि बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया है 2024-25 में। एनुअल ग्रोथ रेट हमारा इसका 7% रहा है। दो बहुत बड़े रीजन हमारे फिशरीज की ग्रोथ के, पहला ब्लू रेवोल्यूशन और दूसरा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। महाराष्ट्र ने माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव स्कीम लॉन्च करी है, कैंपेन लॉन्च करी है महाराष्ट्र ने। माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव। तो वर्ल्ड हेल्थ डे का टाइम था, वर्ल्ड हेल्थ डे वाले दिन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ये एक कैंपेन लॉन्च करी, मतलब माई विलेज हेल्दी विलेज। तो क्योंकि डायरेक्टली रूरल इंडस्ट्री की बात हो रही है, रूरल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारी न्यूज़ तो ज़रूरी है। माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव महाराष्ट्र में लॉन्च करा। इसके लिए 65.25 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। किस लिए है? क्योंकि देखो नाम से पता चल रहा है हेल्दी विलेज, दैट मीन्स रूरल हेल्थ केयर के लिए।
जो हमारा रूरल हेल्थ केयर सर्विस है उसको स्ट्रेंथन करना है। हेल्थ केयर की जब भी हम लोग रूरल एरियाज़ में बात करेंगे तो उसमें हमें सैनिटेशन भी देखना होगा, न्यूट्रिशन भी देखना होगा और प्रिवेंटिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना होगा। तो इसमें वहाँ पे हमें जो महाराष्ट्र के रूरल एरियाज़ हैं, उनका रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज़ को स्ट्रेंथन करना है, सैनिटेशन को सही करना है, न्यूट्रिशन सही करना है और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। विलेजेस दैट मीट प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, जो मतलब एक सर्वे किया जाएगा, जो विलेजेस एक प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ और सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स अचीव कर लेंगे, उन्हें आरोग्य संपन्न गांव बोला जाएगा। दे विल बी कॉल्ड एज आरोग्य संपन्न गांव। इनिशिएटिव एम्फसाइजेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगा वहाँ के लोगों का, एंड एम्स टू इम्प्रूव ग्रास रूट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सेंटर्स होते हैं ना, उन्हें इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। इट फोकसेस ऑन कन्वर्जेंस ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स to create healthy and disease-free villages across the state. India withdrawals bid to host COP33 2028। 2028 में COP33 होनी है। COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप लोगों ने अगर इकोलॉजी वाला मेरा पूरा वीडियो सीरीज देख लिया है तो उसके अंदर COP का नाम आएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। तो 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होनी थी 2028 में अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज करके, ये कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो UNFCCC का जो फ्रेमवर्क था उसका 33rd कॉन्फ्रेंस होना था जिसमें अलग अलग कंट्रीज ने बिड करा। इंडिया ने भी बिड करा था बट फिर उसके बाद इंडिया ने अपना बिड वापस ले लिया। अभी की हम लोग बात करें, COP30 जो है ये ब्राजील में होनी है, COP31 टर्की और ऑस्ट्रेलिया में होनी है, COP32 इथोपिया में होनी है। COP क्या करती है, COP का हम लोग जब इकोलॉजी वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो वो आप देखेंगे, पार्ट 3 के अंदर आएगा उसमें, और अगर देख लिया है तो आपको ऑलरेडी मिल गया होगा। वानतारा यूनिवर्सिटी अनाउंस की गई है जामनगर गुजरात में। तो वानतारा अनंत अंबानी के अंडर है ये। उन्होंने बोला है कि वानतारा यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी गुजरात के जामनगर में। एक गुरुकुल स्टाइल इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका प्राइमरी काम होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर एंड वेटरिनरी साइंसेज। हम जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर और वेटनरी साइंसेज की बात करते हैं, दैट मीन्स हम लोग ऑलरेडी अपने जंगल को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फॉरेस्ट्री के हिसाब से हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है। एम क्या है इसका? टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर कंजर्वेशन एजुकेशन कंबाइनिंग रिसर्च विद फील्ड एक्सपीरियंस। ITC लिमिटेड जो है इंडिया का पहला ऐसा कंपनी हो गया जिसे FSA 3.0 सर्टिफिकेशन मिला है। FSA 3.0 सर्टिफिकेशन। FSA क्या होता है? FSA होता है फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट। किसको मिला है? ITC लिमिटेड को। और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी हो गई है। और ये किस चीज में दिया जाता है? ये दिया जाता है फॉर सस्टेनेबली सोर्सिंग ऑफ व्हीट एंड पैडी। व्हीट और पैडी को सस्टेनेबली सोर्स करने के लिए FSA 3.0 सर्टिफिकेशन दिया जाता है। फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट किसको मिला है? ITC लिमिटेड को। ये फ्रेमवर्क जो है FSA वाला बनाया किसने है? ये बनाया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, SAI प्लेटफॉर्म ने। SAI प्लेटफॉर्म ने फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट। उसका थर्ड वर्जन 3.0 उसका सर्टिफिकेशन दिया जाता है फॉर सस्टेनेबल सोर्सिंग ऑफ व्हीट एंड पैडी। किसको दिया गया है? ITC लिमिटेड को। तो इसमें एक बेंचमार्क बन गया है फॉर ट्रेसेबल, इथिकल एंड सस्टेनेबल एग्री सोर्सिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया फूड वैल्यू चेन। इंडिया ने बोला है कि कोका के लिए टारगेट है सेल्फ सफिशिएंसी का साल 2040 तक। इंडिया टारगेट्स कोका में सेल्फ सफिशिएंसी 2040 तक करेगा। इंडिया एम्स टू अचीव कोका सेल्फ सफिशिएंसी बाय 2040। क्यों? जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, करीब $866 मिलियन के आसपास की इंपोर्ट की डिपेंडेंस पड़ती है हर साल की कोका प्रोडक्ट्स के लिए। करंटली डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट का 20% भी नहीं है। तो उसके लिए एक रोड मैप प्रिपेयर किया गया। रोड मैप किसने प्रिपेयर किया? ये करा है ग्रैंड थॉरेंट भारत ने फिक्की के साथ में। ग्रैंड थॉरेंट भारत और फिक्की ने मिलकर एक रोड मैप प्रिपेयर किया गया जिसके अंदर ये आइडिया लगाया कि 2040 तक हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? इट सपोर्ट्स इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड फार्मर इनकम डाइवर्सिफिकेशन इन सदर्न प्लांटेशन स्टेट्स। तो जो हमारी सदर्न प्लांटेशन स्टेट्स है ना, जो कर्नाटका का कुछ एरिया है, तमिलनाडु का है, केरला का है, आंध्र प्रदेश का है या तेलंगाना का है, वहां पर हम लोग वहां पर हम लोग कोका प्रोडक्शन करेंगे। तो जो हमारा ये $866 मिलियन का बिजनेस बाहर जा रहा है वो भी हमारा इंडिया के अंदर ही रहेगा।
BWSSB became the India's first water utility to receive ISO 5001 सर्टिफिकेशन। ये न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ मैंने वाटर यूटिलिटी की वजह से डाली है, क्योंकि जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हमारी यूनिट का नाम भी है, जिसमें हमने इरिगेशन और कमांड एरिया डेवलपमेंट और ये सब कुछ पढ़ा था। जो बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड है, BWSSB, इंडिया की ऐसी पहली यूटिलिटी बन गई है जिसने ISO 50001 2018 सर्टिफिकेशन जीता है। ISO 50001 2018 सर्टिफिकेशन ये मिला है बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा एनर्जी मैनेजमेंट करा है। सिग्निफिकेंस है कि इट डेमोन्स्ट्रेट्स एनर्जी एफिशिएंसी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। 14 अप्रैल 2026 को ये न्यूज़ अनाउंस की गई थी। कर्नाटका कोचिंग डिपो, कंकड़िया कोचिंग डिपो, ये गुजरात में है। ये वाटर न्यूट्रल स्टेटस इसने अचीव कर लिया है। कंकड़िया कोचिंग डिपो गुजरात के अहमदाबाद में है और ये वाटर न्यूट्रल हो गया है बाय ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वेस्ट वाटर। तो ये करीब करीब डेली बेसिस पे 1.60 लाख लीटर ऑफ वाटर को रीयूज करता है, फिर चाहे कोच वॉशिंग ऑपरेशन हो या कुछ हो, है ना। ये 1.6 लाख लीटर वाटर को रीयूज कर रहा है। तो एक तरह का मॉडल बन गया वाटर कंजर्वेशन का इन रेलवे एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इन रेलवे एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। ठीक है। इंडिया आइडेंटिफाइज एज ओरिजिन सेंटर ऑफ जामुन जीनस साइजीगियम। जामुन का जो पेड़ होता है ना, जामुन का जीनस होता है साइजीगियम। इंडिया इज द ओरिजिन। तो न्यूज़ ये है कि जामुन का जो पेड़ का ओरिजिन है वो इंडिया में पाया गया है। ये स्टडी करी है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज ने। BSIP है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज, उन्होंने ये स्टडी करी है। और ये इंस्टीट्यूट DST के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। उन्होंने बोला है कि अर्ली डाइवर्सिफिकेशन सेंटर जो था जामुन का, उन्होंने बोला कि जामुन का ओरिजिन इंडिया में निकला है, डेटिंग बैक टू अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन ईयर्स इन द ईस्ट गोंडवाना रीजन। गोंडवाना लैंड इंडिया में कौन सी पड़ती है? जो हमारा लैंड का एरिया इधर पड़ता है, मध्य प्रदेश के आसपास, तमिलनाडु के आसपास, कर्नाटका के आसपास, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, उसमें जो डेक्कन वाला एरिया है वो हमारा गोंडवाना लैंड का एरिया है। तो वहां पे इसका ओरिजिन मिला है। BSIP जो है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस, ये 1946 में फाउंड किया गया था, 1969 में रजिस्टर हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसका लखनऊ में है और इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर महेश जी ठक्कर। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि इट रिवाइजेज द बायोजियोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट एवोल्यूशन एंड हाईलाइट्स इंडियाज पेलियो बोटानिकल हेरिटेज। कि इंडिया की ही हेरिटेज है कि इतना पुराना पेड़ इंडिया में चल रहा है, या इतना पुराना पेड़ का जीनस या पेड़ की फैमिली इंडिया में चल रही है। विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इंडियन हैंडलूम हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च करा है इंडियन हैंडलूम हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट करने के लिए विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है। तो प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट। तो निफ्ट ने हैंडलूम्स के ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, या फिर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्टमैनशिप है उसे कंटेम्प्रेरी फैशन डिजाइन के साथ में इंटीग्रेट करना है। हमारे ट्रेडिशन इंडियन क्राफ्टमैनशिप को कंटेम्प्रेरी फैशन डिजाइन के साथ में इंटीग्रेट करना है टू एनहेंस द ग्लोबल अपील ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट जो है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। Initiative was unveiled during the 61st Femina Miss India event held at भुवनेश्वर। 61st Femina Miss India event भुवनेश्वर में हुआ था, जहां पर ये इनिशिएटिव को अनवील किया गया और स्पेशल डिजाइनर कलेक्शन शोकेस किया गया था, जो कि इंडिया के डाइवर्स हैंडलूम ट्रेडिशंस को दिखाता था। द प्रोग्राम सीक्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन हैंडलूम्स इन इंटरनेशनल फैशन मार्केट। तो इंडियन हैंडलूम्स को हमें इंटरनेशनल फैशन मार्केट में लेकर जाना है, वहां पर प्रमोट करना है। PMGSY 3 एक्सटेंडेड टिल मार्च 2028। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डायरेक्टली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्कीम को मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में करवाया हुआ है आप लोगों को, जो मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स कराई हैं। यूनियन कैबिनेट, जो कि प्रधानमंत्री मोदी चेयर करते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, जो इसका थर्ड वर्जन है, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। ओरिजिनली मार्च 2025 तक थी,
इसकी डेडलाइन को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। टोटल आउटले जो है स्कीम का पहले 80,250 करोड़ था और यहां से बढ़ाकर इसे 83,977 करोड़ 83,977 करोड़ कर दिया गया है। अब जो 83,977 करोड़ है इसमें से 54,848 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर आ जाएगा। 54,848 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है वो है 29,129 करोड़ 29,129 करोड़ स्टेट्स का शेयर है। बट जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या हिली स्टेट्स है, हिली स्टेट्स कौन सी, यहाँ नॉर्थ में अगर आप हिली स्टेट्स की बात करोगे तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर और अब तो ले भी आप कह सकते हो, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारी सेवन सिस्टर्स है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग 90% रहेगी, बाकी जगह जो फंडिंग रहेगी वो 60:40 में रहेगी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए जो मेरा मिनिस्ट्री वाला वीडियो है उसको आप लोग इसमें रेफर कर सकते हैं। इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट 72,325.82 करोड़ रुपीस का हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट, अगेन हम लोग मैरीन बायोलॉजी पर आ गए हैं या फिर मैरीन फूड पर आ गए हैं, तो फिशरीज वाली यूनिट से डायरेक्टली आपका रिलेटेड है। इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट 72,325.82 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है हमारा वो 19.32 लाख मैट्रिक टन हो गया है। और ये प्रोविजनल डेटा किसने दिया है, ये दिया है एम्पेडा ने, जो कि होता है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, एम्पेडा ने ये डेटा दिया है कि एक्सपोर्ट का वॉल्यूम हमारा 19.32 लाख मैट्रिक टन हो गया है। और अगर अमाउंट में बात करें तो 72,325.82 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 2026 में। अब इसमें जो फ्रोजन श्रिम्प है, फ्रोजन श्रिम्प लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जो कि 47,973.13 करोड़ का है। फ्रोजन श्रिम्प 47,973.13 करोड़, जो कि 2/3 से ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग सिर्फ और सिर्फ श्रिम्प से आ रही है, एंड रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 4.6% इन वॉल्यूम एंड 6.35% इन वैल्यू। श्रिम्प का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 4.6% ग्रोथ हुई है वॉल्यूम में, 6.35% ग्रोथ हुई है वैल्यू में। जो टॉप डेस्टिनेशन है हमारा एक्सपोर्ट का वो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंटिन्यूड एज अ टॉप डेस्टिनेशन। 2.32 बिलियन यूएस डॉलर्स का वहां पर एक्सपोर्ट होता है थ्रू शिपमेंट। हाउएवर वो अभी भी डिक्लाइन हुआ है, 19.8% इन वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है, 14.5% इन वैल्यू डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू रेसिप्रोकल टैरिफ, जो यूएस ने टैरिफ बढ़ाए हैं हमारे, उसकी वजह से। ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली, जैसे चाइना में बाई वैल्यू 22.7% ग्रोथ हुई है, यूरोपियन यूनियन में बाई वैल्यू 37.9% ग्रोथ हुई है, साउथ ईस्ट एशिया में ओवर 36% ग्रोथ हुई है वैल्यू के उसमें। दैट मीन्स मोर देन ऑफसेट द डिक्लाइन इन द यूएस मार्केट, कि यूएस मार्केट में जो डिक्लाइन हुआ है उससे ज्यादा यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में ग्रोथ मिली है। जो एमपेडा है, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 1972 में बना था और हेडक्वार्टर इसका कोची में है, और ये नोडल एजेंसी है, इसका काम ही है प्रमोट और रेगुलेट करना इंडिया के मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स को। जैसे ए पेड़ा है हमारा, वो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करता है या उसको रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है, सेम वे एम पेड़ा जो है मैरीन प्रोडक्ट्स को और उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है। ये रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस मतलब रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आई है, क्यों, ड्यू टू द रेजिलियंस ऑफ इंडिया फिशरी एंड एक्वाकल्चर सेक्टर एंड द सक्सेस ऑफ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन अंडर द ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग अप्रैल का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके अंदर बचे हुए अप्रोक्सीमेटली 16-17 करंट अफेयर्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्लीज प्रेस करके रखिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पीडीएफ के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड GRA, इसको आप लोग सर्च करेंगे तो आपको नाबार्ड ग्रेड ए का टेलीग्राम चैनल मिलेगा मेरा विश्वास क्लासेस का। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को पीडीएफ वीडियोस के लिंक्स या जो बाकी जो भी कुछ स्टडी मटेरियल है एग्जाम से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, यहाँ पे आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर पाए।